हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम उपस्थित हैं पार्ट 2 लेकर के यूके एसएसएससी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। हम देख रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड में आए हुए क्वेश्चंस जो और महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उनके बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि एक क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो सकते हैं। तो उससे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चंस देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जितना ज़्यादा इसे शेयर करेंगे उतनी जल्दी आपको यूके एसएसएससी एग्ज़ाम के लिए हमारा ये 100% क्वेश्चंस का कोर्स और जल्दी मिलता जाएगा। हम ये एग्ज़ाम स्पेशल बैच करा रहे हैं और इसमें आपको सारे क्वेश्चन जितना जल्दी चाहिए उतना आपको शेयर करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आज का, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? यहाँ टिहरी रियासत का मतलब हो गया आपका गढ़वाल रियासत से। तो गढ़वाल रियासत का कौन सा राजा था जिसने अपने नाम से शहर स्थापना करने की परंपरा शुरू की या जिसको ये श्रेय जाता है? तो अगर हम चारों ऑप्शंस में देखें तो नरेंद्र शाह, प्रताप शाह और कीर्ति शाह, इन तीनों ने ही अपने नाम से नगरों की स्थापना की थी और प्रद्युम्न शाह ने कोई भी नगर स्थापित नहीं किया। तो ये परंपरा शुरू की थी दोस्तों प्रताप शाह ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रताप शाह। अब बात की जाए नरेंद्र शाह की, तो नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। इसी तरीके से कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर की स्थापना की और उसे भी अपनी राजधानी बनाया और इसी तरीके से प्रताप शाह ने भी प्रताप नगर की स्थापना की थी दोस्तों। तो प्रताप शाह ने प्रताप नगर की स्थापना की और उसे तत्कालीन राजधानी बनाया। इससे पहले दोस्तों, जी हाँ, इससे पहले प्रताप शाह से पहले सुदर्शन शाह हुआ करते थे और सुदर्शन शाह ने ही टिहरी को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि गढ़वाल की राजधानी टिहरी को बनाने वाले थे सुदर्शन शाह। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है दोस्तों प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न शाह को कह सकते हैं हम 1804 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हुई थी 1804 में और ये 54वें शासक थे। अब ये क्यों हम इतना ध्यान देके पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये अंतिम शासक थे, 54वें शासक थे और अंतिम शासक थे गढ़वाल रियासत के। तो प्रद्युम्न शाह अंतिम थे। प्रताप शाह ने टिहरी रियासत के लिए अपने नाम से शहर स्थापना की शुरुआत की। नरेंद्र शाह और कीर्ति शाह ने भी नरेंद्र शाह और नरेंद्र नगर और कीर्ति नगर की स्थापना की थी दोस्तों। अगला देखते हैं, अलगोजा बजाया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे आप कीजिए कि ये जो आभूषण है ये कहाँ पहने जाते हो या एक वाद्य यंत्र हो। तो अलगोजा बजाया जाता है किससे? पैर से, हाथ से, नाक से या मुंह से। तो बात की जाए अलगोजे की दोस्तों, तो ये बजाया जाता है मुंह से। तो अलगोजा बजाया जाता है मुंह से। अब बात की जाए दोस्तों अलगोजे की, तो अलगोजा होता है दो बांसुरियों का, यानी कि हम कह सकते हैं पेयर होता है एक, इसमें दो बांसुरियाँ होती हैं लकड़ी की, उन्हें बजाया जाता है। और ख़ासकर ये राजस्थान, बलूचिस्तान के एरिया में बहुत बजाया जाता है और इस बार भी ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा है अलगोजा। तो राजस्थान और बलूचिस्तान में ये काफ़ी फेमस है। इसी तरीके के किसी और वाद्य यंत्र की बात की जाए तो जैसे आपको मुंह से बजाने वालों में पता होगा मशक बीन, मशक बीन बजाई जाती है दोस्तों। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है रणसिंघा। तो अगर आपको पता हो रणसिंघा भी मुंह से बजाया जाता है दोस्तों और रणसिंघा कुछ एस आकार का होता है। तो रणसिंघा कुछ एस आकार का होता है। इस तरीके से एस आकार का रणसिंघा होता है जिसे मुंह से बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया था? तो दोस्तों ये 2014 की आसपास की बात है। 2014 में ये निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को दिया गया था। एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 11 मार्च 2014 को ये काम हुआ था। अब इससे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है नहीं, केदारनाथ की ज़रूर हम बात कर सकते हैं दोस्तों। केदारनाथ के बारे में हमने करंट अफेयर्स के सेशन में भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया हुआ है और केदारनाथ के ऊपर हमारी एक वीडियो भी बनी हुई है। केदारनाथ की स्थापना की थी पांडवों के वंशज जन्मेजय ने और आदि शंकराचार्य जी ने
इसका पुनर्निर्माण कराया था। बाकी आपको करंट अफेयर्स में और उसके साथ ही हमारी केदारनाथ स्पेसिफिक वीडियो में इसके बारे में बाकी जानकारी मिल जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया था? तो ये एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 का प्रश्न है। और इस बार मैं आपको बताऊं, एमएसएमई पॉलिसी 2015 की एमएसएमई नीति जो है उत्तराखंड की, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 2008 एकीकृत औद्योगिक नीति में बात की जाए उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी को श्रेणी ए में रखा गया था। उत्तरकाशी को श्रेणी ए में रखा गया था। तो चलिए अब बात की जाए एमएसएमई पॉलिसीज़ की। तो जो एमएसएमई पॉलिसी है 2015 की, एमएसएमई पॉलिसी 2015 की जो पॉलिसी है दोस्तों, इसमें भी ग्रेडिंग की गई है, ए, बी, सी और डी ग्रेडिंग। तो एमएसएमई पॉलिसी 2015 में भी ए, बी, सी और डी की ग्रेडिंग की गई है। ये ग्रेडिंग किस हिसाब से होती है दोस्तों कि इसके हिसाब से ही कोई भी फंड अलॉट किया जाता है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण के क्षेत्र में फंड दिया जाता है। ए ग्रेड में आने वालों को 40% का फंड, बी ग्रेड में आने वालों को 35%, सी ग्रेड में आने वालों के लिए 30% का फंड होता है और डी ग्रेड में आने वालों के लिए 15% का फंड का एलोकेशन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं एमएसएमई पॉलिसी 2015 के बारे में। तो एमएसएमई पॉलिसी 2015 में ए ग्रेड में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो ए ग्रेड में आते हैं पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। आपको याद रखना है, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर ए ग्रेड में आते हैं। बी ग्रेड में आते हैं पौड़ी गढ़वाल, टिहरी यानी कि टिहरी गढ़वाल जिसकी हम बात कर रहे हैं, अल्मोड़ा और उसके साथ में नैनीताल। अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है नैनीताल के ऊपर। नैनीताल के अंदर आने वाला हल्द्वानी और रामनगर का क्षेत्र है। नैनीताल के अंदर आने वाला हल्द्वानी और रामनगर का क्षेत्र सी ग्रेड में आता है। हल्द्वानी और रामनगर सी ग्रेड में आता है क्योंकि ये कुछ हद तक डेवलप्ड है। बाकी नैनीताल का पहाड़ी रीजन बी ग्रेड में आता है। सी ग्रेड में आ गया आपका हल्द्वानी रामनगर। उसके साथ ही देहरादून का भी काफ़ी बड़ा पोर्शन इसके अंदर आता है। देहरादून का कौन कौन सा? रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, डोईवाला, ये क्षेत्र 30% की कैटेगरी यानी कि सी में आते हैं। डी कैटेगरी की बात की जाए तो हरिद्वार का एरिया और शेष जो देहरादून और नैनीताल का एरिया है वो किस में आते हैं? डी ग्रेड में आते हैं दोस्तों। इस तरीके से एमएसएमई पॉलिसी 2015 की अगर हम बात करें तो ए, बी, सी और डी की ग्रेडिंग व्यवस्था को हमने देखा और फंडिंग को भी देख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी यानी कि रावल किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? बहुत बार डिस्कशन किया हुआ है दोस्तों, ये है मालाबार क्षेत्र से, यानी कि हमने इसका आंसर पहले भी पढ़ा हुआ है करंट अफेयर में। केरल से होते हैं, केरल के नंबूदरी ब्राह्मण ये होते हैं। तो बद्रीनाथ धाम के पुजारी केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। इस बार भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। तो अगर बद्रीनाथ धाम की बात की जाए दोस्तों, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बद्रीनाथ धाम है ये हिंदुओं के साथ साथ जैन धर्म के लिए भी काफ़ी ज़्यादा धार्मिक स्थल है, क्योंकि उनके पहले तीर्थंकर जो थे, उनके पहले तीर्थंकर कौन थे? भगवान आदिनाथ जो थे, उनकी वजह से भी ये जैन धर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमुख धार्मिक स्थल है। चलिए अब बद्रीनाथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बद्रीनाथ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि ये जो स्थान मैं कुछ बताऊंगा आपको, ये बद्रीनाथ के नज़दीक पड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। पहला है पीपल कोट या पीपल कोटी। तो पीपल कोटी में दोस्तों दवा है, जानवरों की खाल है, उनसे बनने वाली दवाइयाँ मिलती हैं। इस रास्ते में अगर आपको कोई रहने के लिए मकान मिलता है, बद्रीनाथ यात्रा के दौरान रहने के लिए कोई मकान मिलता है, तो उस मकान को कहा जाता है दोस्तों चट्टी। ये पक्के भी हो सकते हैं, कच्चे मकान भी हो सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों गरुड़ गंगा, ये भी आपको मिलेगी, ये भी अलकनंदा की सहायक है। पाताल गंगा ये भी आपको बद्रीनाथ के पास ही मिलती है। तो गरुड़ गंगा के बारे में ये भी मान्यता है दोस्तों कि यहाँ एक पत्थर अगर यहाँ से आप ले जाते हैं तो सांप कभी नहीं आता है। खैर, उसके साथ ही गुलाब कोटी
गुलाब कोटी को वैसे पर्णखंड या पैखंड भी कहते हैं, तो अगर कभी पैखंड आपसे पूछे तो आपको याद रखना है पैखंड भी बद्रीनाथ के पास ही है। पैखंड में ये कहा जाता है कि जब माता पार्वती ने जो तपस्या की थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए, केवल पत्ते खा करके उन्होंने तपस्या की थी इसी गुलाब कोटी में, तो इसीलिए इसको पैखंड या पर्णखंड भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जोशीमठ भी यही है। जोशीमठ के बारे में आपने पढ़ा हुआ होगा, तो जोशीमठ का जो एरिया है दोस्तों वो भी यहीं आता है। अब जोशीमठ क्यों फेमस है? क्योंकि जो बाकी के बचे हुए महीने होते हैं उसमें बद्रीनाथ धाम से मूर्ति लेकर के यहीं पूजा की जाती है, इसीलिए जोशीमठ भी फेमस है। इसके अलावा दोस्तों विष्णु प्रयाग की बात की जाए तो वो भी यहीं है। विष्णु गंगा या धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को हम कहते हैं क्या? विष्णु प्रयाग। और उसके अलावा फूलों की घाटी आपने सुना होगा चमोली में, तो पांडुकेश्वर का जो क्षेत्र है जिसके नज़दीक फूलों की घाटी है वो पांडुकेश्वर भी बद्रीनाथ के नज़दीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बद्रीनाथ धाम से बनते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वानस्पतिक नाम क्या है? रिंगाल की बात की जाए तो इसका नाम है किम्नो बम्बूसा फलकाटा। किम्नो बम्बूसा फलकाटा। और अगर हम बात करें कैनेबिस सटाइवा की, तो कैनेबिस सटाइवा जो होता है ये भी पूछा जा सकता है, ये भांग का नाम होता है दोस्तों। कैनेबिस सटाइवा भांग का नाम होता है। हमारे क्वेश्चन का आंसर है किम्नो बम्बूसा फलकाटा, ये है रिंगाल का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून यानी कि FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। यहाँ से कोरोना के जो उत्तराखंड में पहले पेशेंट्स थे वो भी FRI से ही मिले थे। हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन पूछ ले FRI से। तो जो इसका मुख्य प्रवेश द्वार है, जो मेन इसका गेट है, उसका नाम क्या है दोस्तों? ब्रैंडिश गेट। उसका नाम है ब्रैंडिश गेट। ब्रैंडिश गेट क्यों है? डाइट्रिच ब्रैंडिश यानी कि डी ब्रैंडिश एक जर्मन ब्रिटिश एक बॉटनिस्ट थे, जर्मन ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। कौन? डी ब्रैंडिश, या हम उसे कहें डाइट्रिस ब्रैंडिश। तो ये 30 साल तक लगभग इंडिया में रहे थे, काफ़ी काम किया था इन्होंने, तो इसीलिए वन अनुसंधान संस्थान के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम ब्रैंडिश गेट है दोस्तों। अब अगर बात की जाए FRI की, तो FRI जो शैली है, यानी कि पूछ सकता है आपसे कि FRI काफ़ी मूवीज़ में यूज़ किया जाता है शूटिंग पर्पज से। FRI की जो शैली है वो है ग्रीको रोमन आर्किटेक्चर शैली। ग्रीको रोमन आर्किटेक्चर शैली में बना हुआ है दोस्तों FRI, जो कि देहरादून में है, वन अनुसंधान संस्थान। तो इसके मुख्य गेट का नाम है ब्रैंडिश गेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है दोस्तों कुंवर सिंह नेगी को। तो कुंवर सिंह नेगी को गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। इनको 1990 में दोस्तों 1990 में साहित्य व शिक्षा के लिए पद्म भूषण मिल चुका है। उससे पहले 1981 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था, पद्मश्री भी मिला था दोस्तों, और 1990 में पद्म भूषण भी इनको मिला हुआ है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। बात की जाए कि इन्होंने ऐसा क्या किया था साहित्य के क्षेत्र में, तो कम से कम 300 से ज़्यादा पुस्तकें दोस्तों, 300 से ज़्यादा पुस्तकों को इन्होंने ब्रेल लिपि में अनुवाद करके लिखा था। ब्रेल लिपि में इन्होंने अनुवाद करके लिखा था, इसीलिए इनको सिख गौरव भी मिला है। सिखों के धार्मिक ग्रंथों का भी इन्होंने ब्रेल लिपि में अनुवाद किया था। ये पौड़ी के अयाल गांव से थे दोस्तों। जो नेगी थे कुंवर सिंह नेगी, ये पौड़ी के अयाल गांव के थे। अब बात की जाए ऐसे ही कुछ प्रमुख नामों की, तो आपको 2 नाम याद रखने हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है उत्तराखंड के गांधी। तो दोस्तों उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ये हैं इंद्रमणि बड़ौनी को। और अगर मैं बात करूं कुमाऊं के गांधी की, तो कुमाऊं के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? देवकी नंदन पांडे को। जी हाँ, देवकी नंदन पांडे को कुमाऊं के गांधी के नाम से जाना जाता है। दोनों आपको याद रखना है, उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बड़ौनी, कुमाऊं के गांधी देवकी नंदन पांडे। चलिए, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय पार्क से हर बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं।
जो कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्क से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाने हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो एक नॉर्मल क्वेश्चन था, ये गंगोत्री नेशनल पार्क। ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों, गंगोत्री नेशनल पार्क। 2390 वर्ग किलोमीटर का ये नेशनल पार्क है दोस्तों, और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में ये पड़ता है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। इसके बारे में तो हमने काफ़ी पढ़ा हुआ है दोस्तों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। आज सुबह के करंट अफेयर को देखिए आप, पूरा आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। 1936 हैली नेशनल पार्क, बाद में 1957 में ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना, और 1973 में टाइगर रिजर्व में आने वाला पहला पार्क भी बन गया। तो ये लगभग 520 या 521 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में है। राजाजी नेशनल पार्क की बात की जाए तो हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है। ये कम से कम 820 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नंदा देवी की बात की जाए दोस्तों तो ये चमोली में है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है दोस्तों। ये लगभग 624 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी दोस्तों 1983 में, और नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी दोस्तों 1982 में। राजाजी नेशनल पार्क 1983, नंदा देवी 1982। तो आपको फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है गंगोत्री नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसका सही आंसर है हेनरी रैमजे। अब जो हेनरी रैमजे हैं दोस्तों, ये थे तो कुमाऊं प्रोविंस में इनको रखा गया था। ये लॉर्ड डलहौजी का आपने नाम सुना होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी राज्य हड़प की, तो डलहौजी के ये चचेरे भाई हुआ करते थे, हेनरी रैमजे। तो इन्होंने उत्तराखंड में पटवारी व्यवस्था भी लगाई हुई थी दोस्तों। यहाँ पुलिस ना होकर के पटवारी व्यवस्था जो लगाई थी वो हेनरी रैमजे ने लगाई थी। ये खुद को लगभग यहाँ का गवर्नर जनरल ही समझते थे कुमाऊं का। कुमाऊं के लोग भोले भाले होते हैं, ये उनके साथ बैठे रहते थे, पहाड़ी में बात भी करते थे, गढ़वाली में बात करते थे, कुमाऊनी भाषा में बात करते थे, और सख्त होने के बावजूद भी लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय थे। इन्होंने काफ़ी काम किए दोस्तों, नैनीताल में भी, अल्मोड़ा में भी। कहा जाता है कि 4 महीने बिनसर में रहते थे, 4 महीने अल्मोड़ा और 4 महीने भाबर में रहते थे। इस तरीके से अल्मोड़ा इनको काफ़ी पसंद भी था हेनरी रैमजे को। तो इन्होंने नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है दोस्तों? हेनरी रैमजे को। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूके एसएससी के एग्जाम के थे दोस्तों। इसी तरीके के बाकी क्वेश्चंस के लिए आप अभी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।